हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की बात करने वाले हैं और ये इनकम टैक्स में हम लोगों की चौथी नंबर की क्लास रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जो है वो क्लास नंबर ये हम लोगों की 2 रहने वाली है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के किए थे और मैंने कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताया था। इस क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्लास करने वाले हैं और मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के ही अभी एमसीक्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 रहने वाला है, इसको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और भी जो क्लासें हैं उनको भी जरूर देखिए। इनकम टैक्स में मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 5 हेड होते हैं। इनके बारे में भी मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया हुआ है। अगर डिटेल करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। और अगर हम लोग बिहार को देखते हुए चलते हैं, बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वहाँ पर हेड की बात नहीं की गई है जैसा कि हम लोगों को लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सभी बातें आप लोगों को बताई हुई हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आराम से अपनी क्लासों को देख सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि फार्म की बात करें तो फार्म बहुत महंगा होता है, इसीलिए हम लोग कोई भी चार्जेस की बात नहीं करने वाले। यहाँ पर जो भी मिलेगा आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निवास स्थान के आधार पर, हम लोग एमसीक्यू में क्वेश्चन बात करेंगे, एमसीक्यू में ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है एसपी एजुकेशन चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करने वाला हूँ आगे। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। करदाता मतलब कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को जो टैक्स पेई होता है उसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, या फिर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, या फिर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी क्वेश्चन सारे के सारे हैं वो मैं अभी जब आप लोग एमसीक्यू टाइप में करते हुए चलेंगे ना तो आप लोगों को सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को कराया था और इस क्लास में भी मैंने आप लोगों को इस पर चर्चा कर लेते हैं कि निवास स्थान के आधार पर जो करदाताओं को हम लोग कितने भागों में इसको वर्गीकृत करते हैं, विभाजित करते हैं। 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है और इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से जो होते हैं कि करदाता को मान लिया कि 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि पहले की बात करते हैं तो मैंने बताया था, अगर आप लोगों को पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो बताया हुआ था, ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि निवास स्थान और एवं दायित्व के बारे में बताया था कि क्या होता है। इनको अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। करदाताओं का निवास स्थान बताया था मैंने आप लोगों को कि निवासियों के प्रकार बताए थे और निवासियों के जो प्रकार होते हैं तो वो इन्होंने 3 भागों में बांट रखा है। तो इसीलिए हम लोगों ने 3 भागों में बताया हुआ था, वहाँ पर इसीलिए चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो निवास स्थान के आधार पर निवासियों को देखो 2 भागों में है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो एक इसको मानिए, ठीक है, 2 नंबर इसको मानिए और 3 नंबर हम लोग इसको मानिए। इसीलिए 3 श्रेणियों में कहा जाता है कि इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है निवासी और साधारण निवासी, एक कैटेगरी इसमें रखा गया है, निवासी और साधारण निवासी।
दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो दूसरा जो विभाजित किया गया है तो निवासी, निवासी तो है, निवासी परंतु साधारण निवासी नहीं, परंतु साधारण निवासी नहीं, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं कि इसे हम लोग कह सकते हैं निवासी तो कह सकते हैं लेकिन असाधारण निवासी कह सकते हैं, असाधारण निवासी। ठीक है, ठीक है। और तीसरा जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे बोलते हैं अनिवासी। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में हम लोगों ने इसको विभाजित किया है। तो यहीं पर मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है। अगर आप लोगों को स्लो चलता है, मान लो आप लोग कहते हैं कि स्लो पढ़ाते हैं, तो आप लोग फास्ट मोड भी इसमें यूट्यूब में आता है, तो उसमें आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, मतलब उसमें कई कैटेगरीज हैं तो उनमें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निवास के आधार पर करदाताओं को निम्न में से किन शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तो जो मैंने अभी लिखा हुआ है उसी को इन्होंने कॉपी कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उसे निवासी और साधारण निवासी कहते हैं। तो ये कैटेगरी ये होती है, निवासी परंतु साधारण निवासी नहीं, दूसरी कैटेगरी होती है। और तीसरी कैटेगरी होती है अनिवासी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समय नहीं गंवाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और आप लोगों ने भी बताया है कि डी ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अब मैंने शर्तें बताई थी कि हम लोगों की आधार शर्तें होती हैं, बेसिक कंडीशन आधार शर्तें जिन्हें कहते हैं, आधार शर्तें होती हैं। तो कितनी होती हैं, तो याद रखिए कि 2 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं वो MCQ में अभी आ जाएंगी, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आधार शर्तें होती हैं और दो होती हैं अतिरिक्त शर्तें, 2 होती हैं अतिरिक्त शर्तें। तो यही हम लोगों को जो अतिरिक्त शर्तें हैं यही क्लासिफाई करती हैं कि वो व्यक्ति साधारण निवासी होगा या फिर असाधारण निवासी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक भारतीय जो गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी बनने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। उसे कितने वर्ष भारत में, मतलब कि कम से कम उसे कितने मतलब कि निवासी बनने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। तो कितने दिन उसे भारत में ठहरना होगा, 182 दिन, 180 दिन, 90 दिन या फिर 60 दिन। अब आप लोग बताइए कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि MCQ टाइप में कराऊंगा, और किस प्रकार से मैंने कल पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया था, और उसी प्रकार से मैंने MCQ भी यहाँ पर रखे हुए, ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है कि एक भारतीय जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, उसे निवासी बनने के लिए भारत में 182 दिन भारत में रहना होगा। तो ये कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। ठीक है, अगर नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि एक भारतीय नागरिक है, ठीक है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत आया है, भारत का निवासी बनने के लिए भारत में गत वर्ष में कितने दिन रहना अनिवार्य है। तो कितने दिन भारत में रहना उसे अनिवार्य है। तो यहाँ पर भी हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 182 दिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका यही आंसर क्या हो जाएगा, 182 दिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि निवास के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ना तो 4 है, ना 2 है, ना 5 है। तो कितना राइट आंसर होना चाहिए था, 3। अगर होता ऑप्शन में तो हम लोग 3 पर क्लिक करते, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर 3 होता तो हम लोग सही मार लेते 3। और 3 कौन कौन से होते हैं वो मैंने पहली क्लास मतलब पहले पॉइंट में आप लोगों को बताया हुआ है, पहले क्वेश्चन में। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 6 नंबर की, और 6 में लिखा हुआ है कि किसी भी गत वर्ष में भारत में एक व्यक्ति को निवासी कहा जाएगा यदि वह मूल शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी मूल शर्तों का पालन करे? और बात याद रखिए कि निवासी उसे तभी कहा जाएगा जब वो आधार शर्तें 2 होती हैं, 2 में से कोई एक फॉलो कर दे, कोई एक फॉलो करे। तो उसे निवासी बनने के लिए उसे कौन सी मूल शर्तों को पालन करना होगा? तो वह गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, एक पहली शर्त, या तो इसको फॉलो करे, या फिर वह गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए तथा यहाँ पर और मतलब यहाँ पर प्लस में ये करना है कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में वह 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहता हो। तो एक शर्त, इन जो शर्तें हैं 2 में से कोई एक शर्त इसको फॉलो कर दे तो वो निवासी का टैग उसे मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो इनमें से कोई शर्त का फॉलो नहीं करता है तो उसे अनिवासी कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब कि निवासी कहा जाएगा यदि वह मूल शर्तों का पालन करे। मतलब कि लिखा हुआ है कि उपरोक्त ए और बी, तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है कि उपरोक्त ए और बी मतलब कि ए कर दे या बी कर दे तो उसे निवासी का टैग जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति है। मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके दादा नाना नानी यहाँ पर भारत में, जिनका मतलब कि उनके जो दादा नाना नानी का जो है यहाँ पर रहते हों या फिर रहे हों। ठीक है, तो इसे कहते हैं भारतीय मूल का। ठीक है, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो गत वर्ष के दौरान भारत में भ्रमण के लिए आता है, गत वर्ष के दौरान भारत में निवासीय स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने दिनों तक भारत में रहना होगा? तो उसे गत वर्ष में कितने दिन भारत में रहना होगा तभी उसे निवासी का टैग मिलेगा। तो उसे कितने दिन का जो है उसे रहना होगा भारत में? 182 दिन, 365 दिन, 180 दिन या 60 दिन। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। एक भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो गत वर्ष के दौरान भारत में भ्रमण के लिए आता है तो उसे गत वर्ष में अगर निवासी का टैग चाहिए भारत में तो उसे 182 दिन, गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना होगा। तो इसका सही आंसर है 182 दिन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि करदाता या उसके माता पिता में से कोई ठीक है, या उसके दादा दादी में से कोई या नाना नानी में से कोई अविभाजित परिवार, जब मतलब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में पैदा हुआ था तो उसे करदाता कहा जाएगा। तो उसे कौन सा करदाता कहा जाएगा? तो उसे भारतीय नागरिक कहा जाएगा क्या? उसे भारतीय मूल का कहा जाएगा, या फिर उसे उपरोक्त ए और बी दोनों कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके आगे आप लोगों की क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने किस प्रकार से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यदि करदाता जो है या उसके माता पिता में से कोई, मतलब कि दादा दादी में से, नाना नानी में से कोई अविभाजित परिवार में पैदा हुआ है तो उसे हम लोग भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। तो उसे भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 नंबर में कि एक हिंदू अविभाजित परिवार का यदि प्रबंधन एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में स्थित है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार कहलाता है। तो उसे क्या कहलाता है?
उसे मतलब कि वो हिंदू अविभाजित परिवार कहलाता है तो वो निवासी कहलाता है, अनिवासी कहलाता है, अध्यक्षी कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि उसका जो होगा तो वो अगर भारत मतलब कि उसका प्रबंधन और नियंत्रण भारत में है तो वो निवासी के में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग निवासी के टैग में रखेंगे। याद रखिए कि या तो ये निवासी होंगे या फिर ये अनिवासी होंगे। कंपनी की दशा में भी ऐसा ही होता है। कंपनी की दशा में मैंने बताया था आप लोगों को कि कंपनी की दशा में ऐसा ही होता है। कंपनी को न तो कंपनी साधारण निवासी मानी जाएगी, न तो कंपनी साधारण निवासी मानी जाएगी और न तो कंपनी असाधारण निवासी मानी जाएगी। देखो कंपनी या तो फिर कंपनी अगर कंपनी होगी या तो कंपनी का कार्यालय भारत में होगा या फिर कंपनी का जो हेड ऑफिस है या तो भारत में होगा या फिर कंपनी का हेड ऑफिस भारत के बाहर होगा। तो अगर भारत के बाहर है तो वो अनिवासी है, तो वो क्या है, तो वो अनिवासी है। और अगर भारत में है तो वो क्या है, तो वो निवासी है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है और मैंने बताई हुई हैं ये बातें, भले ही ना लिखाई हों। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एक बात याद रखिए कि कंपनी, अगर हम लोग यहाँ पर लिखने की बात करते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि कंपनी कभी असाधारण निवासी नहीं होती है। कंपनी देखो मैंने बता दिया है कि कंपनी कौन सी टैग लाइन होगी उसकी, तो कंपनी या तो अनिवासी होगी या फिर निवासी में आएगी। तो निवासी में हम लोग उसको कंपनी को साधारण निवासी मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी एक बात याद रखिए कि कंपनी कभी असाधारण निवासी नहीं होती है, कंपनी कभी असाधारण निवासी नहीं होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और 10 के बारे में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर में कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि एक हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में बाहर स्थित है, भारत के मतलब बाहर स्थित है, भारत के बाहर स्थित है, यहाँ पर हम लोग के लिखते हैं, भारत के बाहर स्थित है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार कहलाता है। तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार कहलाता है तो वो निवासी कहलाएगा, अनिवासी कहलाएगा, अध्यक्षी कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि यदि एक हिंदू अविभाजित परिवार का जो है पूर्णतः भारत में बाहर स्थित है, भारत के बाहर स्थित है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो अनिवासी कहलाएगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनिवासी कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अनिवासी कहलाएगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग डिटेल में बातें नहीं करेंगे। डिटेल की बात जब हम लोग करेंगे तो डिटेल भी आप लोगों को बताई हुई है, उसकी भी बात हम लोग कर रहे हैं। पहले मैंने डिटेल में बताई थी, अब देखो इस चैप्टर में आप लोगों का थोड़ा सा डिटेल और रह जाता है, थोड़ी सी बातें कुछ और रह जाती हैं, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा और यहाँ पर हम लोग फिर उसके एमसीक्यू देखेंगे तो देखेंगे, नहीं तो हम लोगों को अगला जो टॉपिक है उस पर कवर करना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि एक हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से, मतलब यहाँ पर बात करी जाती है कि
कुछ हिस्सा तो भारत में है, आंशिक रूप से भारत और आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित है। मतलब कि कुछ हिस्सा तो भारत में है और कुछ हिस्सा भारत के बाहर है, भारत के बाहर। तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार क्या कहलाएगा? तो वो निवासी कहलाएगा, अनिवासी कहलाएगा, अध्यक्षी कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि दो ऑप्शन तो कट ही जाते हैं कंपनी के और हिंदू अविभाजित परिवार में, या तो वो निवासी होंगे या फिर वो अनिवासी होंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर भारत में कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा भारत के बाहर है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो हम लोगों का निवासी कहलाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि वो क्या कहलाएंगे? तो वो निवासी कहलाएंगे। ठीक है, बस मुझे यही बातें आप लोगों को बतानी है एमसी मतलब कि डिटेल में। ये बातें मैंने नहीं बता पाई थी कि कंपनी के बारे में हम लोगों ने, व्यक्ति के बारे में तो चर्चा कर ली थी, लेकिन हम लोगों ने कंपनी के बारे में, हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में, साझेदारी के बारे में, ये सभी बातें मैंने अभी नहीं बताई हैं। तो इस बात को भी हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और 12 नंबर में लिखा हुआ है कि एक निवासी जो है वो हिंदू अविभाजित परिवार में भारत में साधारण निवासी होता है। ठीक है, यदि हिंदू अविभाजित परिवार का जो कर्ता है, जो मालिक है या प्रबंधक जो है, निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता है, केवल अतिरिक्त शर्तों में से प्रथम शर्त को पूरी करता है, केवल अतिरिक्त शर्तों में से द्वितीय शर्त को पूरी करता है, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों को उसे पूरी करनी होगी, तभी वो साधारण निवासी की टैगलाइन पाए, मतलब कि प्राप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर है कि अतिरिक्त शर्तों में से उसे केवल अतिरिक्त शर्तों में से प्रथम शर्त और केवल अतिरिक्त शर्तों में से द्वितीय शर्त, मतलब कि उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों करनी होगी। तो ये दोनों कंडीशन उसको करनी होगी। ये बात तो मैंने बताई हुई थी। ठीक है, व्यक्ति के बारे में बताई थी, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में नहीं बताई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि यदि एक व्यक्ति जो है मूलभूत शर्तों में से, मूलभूत शर्तों का मतलब होता है कि बेसिक कंडीशन। अब बेसिक कंडीशन जो हैं वो मैंने बताई हुई हैं, जिन्हें हम लोग आधार शर्तें कहते हैं ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति जो है मूलभूत शर्तों में से कोई एक को संतुष्ट करता है, ठीक है, तो वह कहलाएगा। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति आधार शर्तों में से, लिख लीजिए इसको कि आधार शर्तों में से दो होती हैं आधार शर्तें। ठीक है, पहली और दूसरी, इन दोनों में से कोई एक का पालन करता है, तो वो निवासी बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? तो वो निवासी बन जाएगा। लेकिन अब तुम पूछोगे कि वो कौन सा निवासी बनेगा, तो वो या तो साधारण निवासी बनेगा या फिर असाधारण निवासी बनेगा। ये बातें तो हम लोग अतिरिक्त शर्तों को देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त शर्तों को दोनों को फॉलो कर देता है तो वो साधारण निवासी बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? तो वो साधारण निवासी बन जाएगा। और अगर अतिरिक्त शर्तों में से मान लो कोई फॉलो नहीं करता है या एक को फॉलो करता है, तो तब वो असाधारण निवासी बन जाएगा। वहाँ पर साधारण निवासी बनेगा और यहाँ पर असाधारण निवासी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यदि एक व्यक्ति मूलभूत शर्त मतलब बेसिक कंडीशन शर्तों में से कोई एक को संतुष्ट करता है तो वो क्या बनेगा, तो मतलब बताया कि कोई एक
का पालन करता है तो वो क्या बन जाएगा, तो वो निवासी बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और लिखा हुआ है यहाँ पर कि कहलाता तो है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, और शर्त और अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त अगर फॉलो करता है, मैंने कहा है कि अगर वो अतिरिक्त शर्त देखो हो सकता है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा समझा दूं तो आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन कोशिश करिए कि मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बस ये चाहिए कि समझ में आ जाए, ये बस चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि अतिरिक्त शर्तें, अगर आधार शर्तें तो मान लो फॉलो की हैं, ठीक है, लेकिन अतिरिक्त शर्तें अगर फॉलो कर देता है दोनों तो वो साधारण निवासी बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं करता है तो वो क्या बनेगा, असाधारण निवासी बनेगा। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि अतिरिक्त शर्तें उसने मान लो एक फॉलो कर दी और एक नहीं की, तब भी वो असाधारण निवासी ही बनेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त फॉलो करता है, तो मतलब कि एक को नहीं करता होगा, तो यहाँ पर वो निवासी है, लेकिन वो साधारण निवासी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो असाधारण निवासी है। तो वो क्या है, तो वो असाधारण निवासी है, ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की बात, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, और 14 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति मूलभूत मतलब कि बेसिक कंडीशन मूलभूत शर्तों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को संतुष्ट करता है, यहाँ पर वहाँ पर एक शर्त को करता है, अतिरिक्त शर्तों में से अतिरिक्त शर्तों को देखिए। अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त शर्तों को दोनों को फॉलो करता है तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा साधारण निवासी बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, साधारण निवासी बन जाएगा। अब मान लो कि दोनों फॉलो नहीं करता है, तब भी वो असाधारण निवासी बनेगा, असाधारण निवासी बनेगा। मान लो एक फॉलो करता है एक नहीं करता है, तब भी वो क्या बनेगा, तब भी वो असाधारण निवासी बनेगा, असाधारण निवासी बनेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अतिरिक्त शर्तों मतलब कि दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है और दोनों को करता है, तो वो क्या बनेगा भैया, तो वो साधारण निवासी बनेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निवासी बनेगा, लेकिन साधारण निवासी नहीं, तो असाधारण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर साधारण लिखा हुआ है, ये मानिए कि यहाँ पर साधारण है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, हम लोगों का लिखा हुआ है ऑप्शन कि निवासी और साधारण निवासी होगा, तो ये डी ऑप्शन लिखा हुआ है, देखा नहीं थोड़ी, तो इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। डी नंबर ऑप्शन इसको सही आंसर हो जाएगा, ए और नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर में मैंने देखा नहीं था कि वहाँ पर साधारण निवासी यहाँ पर लिखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 15 नंबर में कि यदि एक व्यक्ति जो है वो संतुष्ट करता है, यदि एक व्यक्ति जो है, यदि अगर ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो यदि एक व्यक्ति जो है, यदि एक व्यक्ति मूलभूत, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यदि एक व्यक्ति दोनों, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों अतिरिक्त शर्तों, दोनों अतिरिक्त शर्तों को संतुष्ट करता है, अब यहाँ से पढ़िए, को संतुष्ट करता है, लेकिन कोई भी मूलभूत मतलब आधार शर्तों मतलब कि दोनों अतिरिक्त शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है, दोनों शर्तों को संतुष्ट नहीं करता। ये ऑप्शन ही मतलब कि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो जो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। शॉर्ट वीडियो भी आप लोग को देखिए, क्योंकि वो भी मैंने आप लोगों के लिए ही बनाना शुरू किए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि यदि एक व्यक्ति ना तो मूलभूत शर्तें और ना ही अतिरिक्त शर्तों को संतुष्ट करता है, जब उसे आधार शर्तें फॉलो नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो वो सिंपल बात है कि वो क्या बनेगा, तो वो अनिवासी बनेगा। कुछ सोचना ही नहीं है,
यदि एक व्यक्ति जो है ना तो आधार शर्तें पूरी करता है, ना अतिरिक्त शर्तों को पूरी करता है, ना तो बेसिक कंडीशन पूरी करता है, ना ही एडिशनल कंडीशन को पूरा करता है, तो वो अनिवासी बनेगा। ठीक है, तो वो अनिवासी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि यदि एक व्यक्ति अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त संतुष्ट नहीं करता है, लेकिन मूलभूत शर्तों में से वह करता है तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितने क्वेश्चन को हम लोग काटेंगे। यदि एक व्यक्ति जो है, अगर हम लोग बात करते हैं कि यदि एक व्यक्ति अतिरिक्त शर्तों में से एक शर्त को संतुष्ट करता है, एक शर्त को संतुष्ट, यहाँ पर नहीं को हटाइए, एक शर्त को संतुष्ट करता है, लेकिन मूलभूत शर्तों में से, अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देते हैं कि यदि एक व्यक्ति अतिरिक्त शर्तों में से एक शर्त संतुष्ट करता है, लेकिन आधार शर्तों में से कोई एक शर्त संतुष्ट नहीं करता है, तो वह कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब यहाँ पर ये पूछा है कि एक व्यक्ति जो है वो आधार शर्तें, मतलब कि दो होती हैं, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अतिरिक्त शर्तें हैं, उनमें से दो होती हैं, उनमें से एक को फॉलो करता है और एक को नहीं करता है। दो होती हैं, एक को करता है और एक को नहीं करता है। तो ये पूछा गया है कि इसका टैगलाइन क्या होगा, तो इसका भी टैगलाइन हम लोगों का अनिवासी होगा। और मैंने बताया हुआ है कि आधार शर्तों को जो व्यक्ति पूरा करेगा, दोनों में से एक को पूरा कर देगा, तो वो निवासी का टैग उसे मिल जाएगा। लेकिन अतिरिक्त शर्तों पर डिपेंडेंट होगा कि वो साधारण निवासी कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरली कहलाएगा, मतलब ऑर्डिनरली कहलाएगा या फिर नॉट ऑर्डिनरली कहलाएगा। ठीक है, ये डिपेंडेंट करेगा अतिरिक्त शर्तों पर, एडिशनल कंडीशन पर। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 18 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि गत वर्ष के दौरान फर्म एवं एओपी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के अंदर स्थित है, तो वो कहलाएंगी। मतलब यहाँ पर फर्म की बात की गई है, तो मैंने बताया हुआ है कि मुझे आप लोगों को कंपनी के बारे में, ठीक है, कंपनी के बारे में, साझेदारी के बारे में, ठीक है, साझेदारी के बारे में, संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में, ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में मुझे आप लोगों को बस यही आप लोगों का टॉपिक रह जाते हैं, तो यही आप लोगों के कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, यदि एक मतलब कि पूछा गया है कि एक फर्म है, अगर वो उसका जो है नियंत्रण भारत के अंदर स्थित है, तो वो निवासी कहलाएगी और साधारण निवासी कहलाएगी, अनिवासी कहलाएगी, या फिर निवासी लेकिन साधारण निवासी नहीं कहलाएगी। तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि
अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्म मतलब कि फर्म भारत के अंदर अगर है, भारत के अंदर स्थित है, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो यहाँ पर निवासी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निवासी कहलाएगी। मैंने बताया हुआ है कि फर्म हो, ये कंपनी हो या हिंदू परिवार हो, इनको निवासी और अनिवासी का टैग मिलता है, साधारण का और असाधारण का नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब साधारण का मिल भी जाता है क्योंकि निवासी होंगे तो साधारण निवासी ही होंगे, लेकिन असाधारण निवासी नहीं हो सकते हैं, कंपनी की दशा में मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं जो मैंने आप लोगों को जितना टॉपिक पढ़ाया है। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को आधार शर्तें बताई हुई हैं। ठीक है, इसमें आधार शर्तों को आप लोग जरूर करिए। ठीक है, आधार शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। ठीक है, ये दो होती हैं, दो होती हैं, इसमें दो होती हैं और इसमें दो होती हैं। जो इनको दोनों को फॉलो, इनमें दोनों में से एक को फॉलो कर देता है तो वो निवासी बन जाता है, और अगर वो दोनों में से इन दोनों को फॉलो कर देता है तो वो साधारण बन जाता है, और दोनों को नहीं करता है तो वो असाधारण निवासी बन जाता है। ये बातें मैंने बताई हुई हैं, उनको ज़रूर देखिए आप लोग, पिछली क्लास को भी ज़रूर देखिए। ठीक है, और इसमें मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई हुई है क्वेश्चनों की, तो इसमें आप लोगों को याद हो जाएंगे, ये मेरा दावा है, और समझ जाएंगे आप लोग कि यदि एक फर्म जो है ईओपी फर्म है, का प्रबंधक अगर मतलब उसका नियंत्रण जो है भारत के बाहर अगर स्थित है तो वो क्या कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आंशिक रूप से भारत में है और तथा भारत के बाहर है, तब भी वो क्या कहलाएगी, तब भी वो अनिवासी कहलाएगी। मतलब कि वही बात है कि कंपनी जैसी कि कुछ हिस्सा तो भारत में है लेकिन कुछ हिस्सा भारत के बाहर है, तो तब भी वो क्या कहलाएगी, तब भी वो निवासी ही कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा प्रयास आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं तो वो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ आप लोगों से, मेरा बस इतना फोकस है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई जाएँ। ठीक है, तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, अच्छी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, और याद रखिए कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। सेल्फ स्टडी जो आप लोगों के पास आप लोगों ने जो किया हुआ है, जैसे मान लो मास्टर डिग्री की हुई है और बीकॉम किया हुआ है, तो उसमें जो किताबें रखी हुई हैं आप लोगों की, उनको आप लोग पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उनको आप लोग ज़रूर पढ़िए, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस भी करिए, यूट्यूब पर भी देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम चीज़ों पर यूट्यूब पर समय ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी में जितने समय आप लोग सेल्फ स्टडी में देंगे तो उसमें कम समय में ज़्यादा अध्ययन हो जाएगा, मेरी हिसाब से मैं बताता हूँ। तो आप लोग ज़रूर करिए, और अगर सजेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।